नमस्कार। धीरेन्द्र पुणी न्यूज़ पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मेरे साथ विंडो में आप देख रहे हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार और हमारे बहुत ही सीनियर और पत्रकारिता को एक हम लोग अध्याय और जो पढ़ते हैं रोज पाठशाला मानते हैं पत्रकारिता की, तो वो फिर आज हैं और एक और नए सब्जेक्ट के साथ जो बिल्कुल एक्सक्लूसिव है। भाऊ का बहुत-बहुत स्वागत कर लेते हैं और पूरी दुनिया ईरान पर बातचीत कर रही है और मैंने भी भाऊ के साथ अभी तक ईरान पर कोई बातचीत हमारी नहीं हुई है, लेकिन मैं भाऊ से इस पूरी घटना को समझना चाहता हूँ कि ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में इस समय थर्ड वर्ल्ड वार की कोई आहट बता रहा है, कोई कहीं की आहट बता रहा है, तो भाऊ इस पूरे युद्ध को कैसे देख रहे हैं? ईरान का ये जो घटनाक्रम है कि वहाँ जो नेता चुना जा रहा, कह रहे हैं कि उसका नाम नहीं बताएंगे, लेकिन नेता चुना गया है। तो भाऊ ये है क्या? आप इस पूरे युद्ध को चूँकि आप पहली बार हम लोगों से इस पे बात कर रहे हैं, तो एक दर्शकों को विस्तार से जो आपको लगता है उसके साथ शुरू कीजिए इस युद्ध। मुझे लगता है कि इसमें एक बात तो पक्की है कि ये एक तरीके से केओस है, अराजक है। और मैंने उस पर एक हफ्ते पहले मराठी में भी किया है, 2-3 लोगों के साथ किया है। तो ये मुझे केओस लगता है और केओस का भी प्लानिंग है जिस ढंग से हो रहा है। एक बात तो पूरी इस पर विमर्श करने वाले लोग भूल गए कि ये शिया मामला है और ईरान शिया कट्टरपंथियों का मामला है। और शिया कट्टरपंथियों में एक अल महदी नाम का, इमाम अल महदी नाम का एक पंथ है जो बहुत एक्सट्रीमिस्ट माने जाते हैं। उनका मानना है कि ये 12वां इमाम था, वो उसके बचपने में गायब हो गया था और वो फिर से प्रकट होने वाला है और वो प्रकट होगा तब दुनिया में पृथ्वी पर एकदम शांतता सुकून लाएगा। लेकिन इसके लिए सही माहौल होना चाहिए और सही माहौल का मतलब केओस होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जानबूझकर ईरान में कुछ लोगों ने पैदा किया हुआ माहौल है। हाँ, उसमें जो कुछ इजराइल ने किया, अमेरिका ने किया, वो अलग है, वो अपने तरीके से उसमें कूद पड़े हैं। लेकिन ईरान में जो कुछ हुआ है लीडरलेस का मतलब क्या होता है? अराजक होता है, सेंट्रल कमांड नहीं होती। अब खामेनी मारा गया, तो खामेनी मारा जाने के बाद ईरान की सिचुएशन आप समझ लो। ईरान में एक तो चुनाव से होने वाली सरकार है, वो डेमोक्रेसी हम मान सकते हैं, जहां अहमदीनेजाद, रफसंजानी जैसे अध्यक्ष हुआ करते थे, राष्ट्राध्यक्ष। लेकिन उनका सुप्रीम कमांडर जो है वो चुनाव से चुनकर आए हुए के ऊपर बैठा है। जैसे हमारे यहां भी राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति देश की नामधारी हेड है, लेकिन उनको भी प्राइम मिनिस्टर का मानना पड़ता है। लेकिन ईरान में जो सुप्रीम लीडर है वो चुनाव नहीं होता, वो धर्म से उन्होंने खुद को घोषित किया है कि मैं सुप्रीम लीडर हूं और बाकी जो चुनकर आए उनको मेरी सुननी पड़ेगी। तो पॉलिसी कौन तय करता है? जो चुनकर नहीं आया है। इसलिए बीच बीच में वो हिजाब के संघर्ष हो गए, महिलाओं की हत्या हो गई, फिर हिजाब को रास्ते पर लाके जलाने का आंदोलन चला गया, बहुत कुछ हुआ है। तो ये ईरान के दो टुकड़े हैं। लेकिन एक बात है, जो चुनाव मानने वाले हैं, लिबरल है या शिया कट्टरपंथी है, वो पूरे के पूरे राष्ट्रवादी है। अपने राष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठा जो है, समर्पण है, वो पक्का है। इसलिए वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। आपको याद होगा कि जब पहली बार ये आयतुल्ला खोमेनी आ गए थे, बहुत यानी मानो 40 साल पुरानी बात बोल रहा हूं, तो उस वक्त सद्दाम को, हाँ, तो सद्दाम को लगा था कि यह तो केओस है, यहां तो केओस है, तो हम आसानी से ईरान पर कब्जा कर सकते हैं। इसलिए सद्दाम ने हमला कर दिया था। लेकिन वो वॉर 10 साल तक चला था। हाँ, 10 साल तक चला। इसका कारण ये था, उनके पास अच्छे हथियार थे या सेना थी, ऐसी बात नहीं है।
उनके पास वो राष्ट्र के प्रति समर्पण था, तो हार मानने के लिए राजी नहीं थे। लेकिन उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते ये खामेनी और खोमेनी, इनका प्रभाव इतना बढ़ता गया कि वो कट्टरपंथियों के ओर झुकता गया और देश के पूरे रिसोर्सेस है वो उसमें कट्टरपंथियों में लगा दिए गए। लेकिन आज की तारीख में अगर हम देखते हैं तो आज के परिप्रेक्ष्य में देखना है तो जियो पॉलिटिक्स के एंगल से देखना पड़ता है, और मैं नहीं मानता कि एक हफ्ते पहले शुरू हुआ वॉर है। ये कुछ 27-26 अक्टूबर 2023 से गाजा ने जो इजराइल पर हमला कर दिया था वहां से शुरू हुआ ये वॉर है, जंग है। तो हमको वहां से देखना पड़ेगा। उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते इजराइल के खिलाफ लेबनान, सीरिया, फिर इराक वगैरह वगैरह जो देश है जो एक तरीके से शिया बहुल माने जाते हैं, लेकिन सत्ता में बैठे हैं वो सुन्नी हैं, लेकिन लोक संख्या अगर देखे तो शियाओं की बहुत है। तो ईरान के आयतुल्ला का जो प्रभाव था वो हमेशा सीरिया में रहा है, और वहाँ जो सीरिया सुन्नी और शिया के झगड़े होते थे उसमें ईरान वहाँ के सत्ता बदलना चाहती थी, रेजिम बदलना चाहती थी। आपको याद होगा इराक में भी जब अमेरिका हट गया था उसके बाद वहां का जो आयतुल्ला था, इमाम था, वो इराक को लीड कर रहा था, और जो पॉलिटिकल झगड़ा चल रहा था वो शिया सुन्नी में चल रहा था। तो ये सब बातें ध्यान में रखकर देखना पड़ेगा। तो इसमें जब देखो क्या बोलते हैं उसको, अंग्रेजी में कोई कहावत है मुझे अभी याद नहीं आ रही कि डिस्टर्ब वाटर में फिशिंग करना, ऐसा कुछ है। तो ऐसे में अमेरिका हो, चाइना हो या रशिया हो, ये लोग इसमें खेलते हैं। आजकल हम भी खेलने लगे। मोदी आने के बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम भी ऐसे पानी में क्या बोलते हैं मछली पकड़ने जाते हैं। हम भी आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन एक बात देखते हैं कि हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। हम लोग, इंडिया डायरेक्टली किसी दूसरे के वॉर में खुद को इन्वॉल्व नहीं करता, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसलिए ये पूरा जो चल रहा है हम देखें तो हमें पता चलता है कि गाजा के बाद ये शुरू हुआ। लेकिन क्या सिर्फ गाजा के बाद शुरू हुआ? नहीं, पूरा मिडिल ईस्ट जिसको आज पश्चिम एशिया बोला जाता है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब इलाका हो गया। एक समय था जब सऊदी में कुछ लिबरलिज्म आ गया, यूएई और बहरीन वगैरह जो गल्फ कंट्रीज है उन्होंने इन्वेस्टमेंट पर भर दिया। पेट्रोल से पैसा आता है, वो इन्वेस्ट करके एक नई इकोनॉमी बनाने की शुरुआत की थी। वो पूरी के पूरी आज संकट में आई है। तो इसको देखना है। तो जो यूरोप और अमेरिका या चाइना या रशिया, इनके इकोनॉमी को चैलेंज देने वाला एक गठबंधन खड़ा रहा था, गल्फ कंट्रीज, वो बर्बाद हो रहा है। समझे आप? वो हर तरीके से, एक रशिया, चाइना ईरान की तरफ से खड़ा रहे, अमेरिका सुन्नी गल्फ कंट्रीज के साथ खड़ा रहे, लेकिन बर्बाद कौन हो रहा है? बर्बाद पश्चिम एशिया हो रहा है। तो एक तरीके से ये बड़े बड़े जो महासत्ता बनकर बैठे थे और अपनी इकोनॉमी से इन मुस्लिम देशों के साथ खेल कर रहे थे, वो अलग अलग खेमे में हमें लगते हैं, लेकिन बर्बाद कौन हो रहा है? ना अमेरिका का खेमा बर्बाद हो रहा है, ना रशिया का खेमा बर्बाद हो रहा है। बर्बाद हो रहा है पश्चिम एशिया, जिसको मुस्लिम इलाका माना जाता है। तो इसलिए जो कुछ हो रहा है, अब देखो आज ही मैंने कहीं देखा कि जो ईरान का जो प्रेसिडेंट है, चुनकर आया हुआ प्रेसिडेंट, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं है, उसने माफी में, पेजेशकियान, हाँ, तो उन्होंने माफी मांगी है गल्फ कंट्री से कि भाई हमारे यहाँ से आप पर हमला हो गया तो गलती हो गई है, हमें माफ कर दो, हम पर उल्टा हमला मत करो वरना लड़ाई बढ़ेगी। ये कौन बोल रहा है? ईरान का चुनकर आया हुआ प्रेसिडेंट बोल रहा है। खामेनी तो मारा गया, वो चुनकर आया हुआ ईरान का नेता नहीं है। तो क्यों?
तो बात साफ है, ऐसा हमला क्यों हो गया? क्योंकि उनकी जो सेंट्रल कमांड थी उसका सुप्रीम लीडर ही उसका सुप्रीम जनरल था, वही मारा गया। उसके साथ साथ बहुत सारे रिवोल्यूशनरी इरानियन गार्ड, जो इस्लामिक गार्ड बोले जाते थे, उनकी जो अलग आर्मी थी, वो उनकी सबकी सब कमांड और लीडरशिप खत्म हो गई। तो जो अलग अलग कुछ 30-35 इनके कोर कमांडर या लोकल कमांडर है, वो अपने अपने राजा बन गए। वो अपने तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे, छेड़ रहे, और जो सिविल गवर्नमेंट है उसके हाथ में कुछ है नहीं। तो ये पूरा का पूरा ईरान केओस में चला गया है, और अपने तरीके से उन्होंने पूरा पश्चिम एशिया जो है उसको केओस में डाल दिया। क्योंकि वो जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड है, उनकी आइडियोलॉजी है वो 12वें इमाम की है। अगर दुनिया में केओस होगा, मुस्लिम अप्रेस्ड होते जाएंगे, उनको खत्म किया जाएगा, उनका नुकसान होगा, वो गुलाम हो जाएंगे, तब उनको गुलामी से मुक्त करने के लिए 12वां इमाम अल महदी आ जाएगा। ये इनकी श्रद्धा है, वो अंधश्रद्धा हो या कुछ भी हो, लेकिन है तो है, और उसके लिए वो मरने के लिए भी तैयार है। तो ये हमें समझना चाहिए, सिर्फ जियोपॉलिटिक्स करके नहीं जा सकती। ये इसमें सबसे बड़ा अहम घटक मैं मानता हूं, और ये खुद डूबेगा और पूरे गल्फ कंट्रीज को लेकर डूबेगा। जिन्होंने पिछले 50-60 साल में पेट्रो डॉलर से अपनी नई इकोनॉमी खड़ी की है, वो सब पूरी इकोनॉमी संकट में आ गई है, पूरी इकोनॉमी संकट में आ गई। और अमेरिका अलग बैठा है, इसके दुष्परिणाम अमेरिका तक नहीं जाएंगे। और इजराइल इतना शस्त्रों से सज्ज है कि ऐसे नुकसान से इजराइल डरने वाला नहीं है। इंसेप्शन होने के बाद, यानी स्थापना होने के बाद आज तक इजराइल हमेशा 70-80 साल से युद्ध की छाया में जी रहा है। तो ऐसे हमलों से तो नहीं डरेगा। आपको याद होगा 50-60 साल पहले अब्दुल कमाल नासिर, जो इजिप्ट का मिलिट्री डिक्टेटर था, उसकी नेतृत्व में सीरिया हो, जॉर्डन हो, लेबनान हो, वगैरह वगैरह देशों ने, इराक वगैरह ने इकट्ठा होकर 5 देशों की आर्मी ने इजराइल पर हमला किया था। तो छोटा सा इजराइल था, और आज के जितना वो संपन्न भी नहीं था, लेकिन उस छोटे इजराइल ने ये 5 देशों के आर्मी को सिर्फ 7 दिन में कमजोर बना दिया था। और मुझे अभी भी लक्ष्मण का वो कार्टून याद आता है कि घोड़ों पर दौड़कर अब्दुल नासिर दौड़ रहा है, और उसके पीछे और 5-6 सीरिया वगैरह घोड़े दौड़ रहे, और दूसरे हिस्से में उस कार्टून के उसी घोड़े पर लटक कर मुर्दे जैसा अब्दुल कमाल नासिर वापस आ रहा है। पूरा सिनाई का जो रेगिस्तान है वो इजराइल ने कब्जा कर लिया था। पूरा सिनाई इजराइल के कब्जे में कम से कम 15 साल था। तो उससे तो निकलकर इजराइल बहुत आगे आ चुका है। वो ऐसे वॉर में इजराइल हारने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन जिनको युद्ध की छाया में, जंग की छाया में जीने की आदत नहीं है, ऐसे लोग ऐसे इस तरीके के वॉर में हार जाते हैं। और जिसका कोई सेंट्रल कमांड नहीं, कहाँ हमला करना है। इजराइल हो या अमेरिका हो, ये एडवांस कंट्रीज है, उनकी आर्मी जो होती है वो अगले 15 दिन का प्लान करके पहले दिन का जंग छेड़ देती है। ये हमको समझना जरूरी है। आज ईरान में ऐसी कोई लीडरशिप नहीं है, ना आर्मी की लीडरशिप है, ना कोई पॉलिटिकल लीडरशिप है, ना सिविल लीडरशिप है। तो ईरान से बात भी करेंगे तो किसके साथ करेंगे? जब ट्रम्प बोल रहा है कि अब बात करने का समय निकल गया, तो वो बोल रहा है कि आपके देश के पास कोई सिविल गवर्नमेंट है नहीं, तो हम किसके साथ बात करें? और बात करें तो उस पर ठप्पा मुहर लगाने वाला कोई लीडर है ही नहीं। तो इसमें मुझे एक साफ दिखाई दे रहा है कि इससे पूरे पश्चिम एशिया का नक्शा बदलने वाला है जी। और 2 बड़े देश इससे आगे निकल कर आएंगे। उसमें एक है ग्रेटर
अफगानिस्तान और एक्सटेंडेड इजराइल, ये दो देश दुनिया के नक्शे पर नए उभर कर आने वाले हैं इस युद्ध के बाद में। इजराइल भाऊ समझ में आया, लेकिन ग्रेटर अफगानिस्तान को थोड़ा सा दर्शकों को समझाइएगा कि ये ग्रेटर अफगानिस्तान आपने इसमें कैसे, मतलब किस तरह से आप उसको इसमें शामिल कर रहे हैं। देखो, ग्रेटर अफगानिस्तान में जो बेसिकली ओरिजिनल कुर्दिस्तान बोला जाता है वो भी समाविष्ट हो सकता है, यानी अजरबैजान, तुर्कस्तान का कुछ हिस्सा, तुर्कमानिस्तान का कुछ हिस्सा और ईरान का भी कुछ हिस्सा वो अफगानिस्तान में आ सकता है। बलूचिस्तान वगैरह वहां जोड़ा जा सकता है। अफगानिस्तान बलूचिस्तान पर अपना हक मानती है और डुरांड लाइन अफगानिस्तान ने पिछले 100 साल में कभी मानी नहीं है। तो ये विस्तारित अफगानिस्तान हो सकता है। और उससे भी आगे जाकर और एक मैं भविष्यवाणी आज कर रहा हूं कि मिडिल ईस्ट का सबसे पहला मुस्लिम बहुल लेकिन सेक्युलर देश ईरान बनेगा, क्योंकि वहां कोई सिविल लीडरशिप बची नहीं है। अब नई सिविल लीडरशिप बनकर किसको ना किसको खड़ा होना पड़ेगा। और हिजाब या शिया पंथीय जो एग्रेसिवनेस था उससे लोग तंग आ चुके हैं, इसलिए ट्रंप ने थोड़ी जल्दबाजी की, ऐसे मैं मानता हूं। लोग शिया और अयातुल्ला की सत्ता के खिलाफ थे, लेकिन वो लोग अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित है, इसलिए अमेरिका के साथ लड़ेंगे, लेकिन वो इजराइल के साथ हाथ मिला सकते हैं, ये आप समझो। अगर ईरान में लिबरल जो है वो इजराइल के साथ हाथ मिला सकते हैं तो इससे अमेरिका को जल्दी दूर हटना पड़ेगा और इससे आगे चलकर विस्तारित यानी कुछ सऊदी का हिस्सा, कुछ अलग अलग अरबी देशों का हिस्सा मिलकर ग्रेटर इजराइल बन सकता है और अफगानिस्तान भी बढ़ेगा। अजरबैजान वगैरह जो ऊपरी हिस्से है अफगानिस्तान के, उसमें हमारे इलाके का कुछ कश्मीर का हिस्सा भी आ सकता है। अभी मेरे पास सामने नक्शा नहीं, मैं तो दिखा था जो मेरे दिमाग में चल रहा है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान धुरंधर का है, ये भी मत भूलो। इसमें एक धुरंधर है जो धुरंधर लियारी का था नहीं, लेकिन लियारी की पॉलिटिक्स एक धुरंधर ने बदली है। और ये जो चल रहा है वो पिछले 10-12 साल से भारत में सत्ता बदलने के बाद उसका नया प्लान बना है। और एक अजूबा और भी है, इतना बड़ा घनघोर जंग छिड़ गया है, लेकिन दुनिया का एक भी देश नहीं बोल रहा है कि भाई इसमें कोई इंटरफियर करने के लिए यूनो क्या कर रहा है। लोग यूनो नाम की चीज भूल गए। ये सबसे बड़ी खबर है आज की। 7-10 दिन हो गए इतना बड़ा जंग चल रहा है और कोई भी यूनो को रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है कि भाई इसके बारे में कुछ करो। इसका मतलब यूनो बचा नहीं है। तो यूनो की जगह लेने की तैयारी पिछले 10 साल से चल रही है। हम जब बार बार विश्वगुरु बोलते हैं तो विश्वगुरु का मतलब विश्वगुरु नहीं, गुरुत्व मध्य होता है। दुनिया की राजधानी का गुरुत्व मध्य भारत में होना चाहिए। ये आइडिया इंप्लीमेंट करने की तैयारियां आहिस्ते आहिस्ते दुनिया के नजर में आ जाएगी। अच्छा भाऊ, ये जो है इसमें बहुत सारे लोग, अगर हम हिंदुस्तान के लोगों पर नजर डालें तो उनको लगता है कि ईरान ने जो है अमेरिका को डरा के रख दिया है, अमेरिका हार रहा है, अमेरिका फंस गया है। और बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई 100 फीट नीचे गहरे बंकर में इजराइल में मार हो रही है। मेरा वहां रिपोर्टर से बात हुई, कई सारे रिपोर्टर हमारे यहाँ से हैं, वो जो रोज लाइव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है, बहुत सारे यूट्यूबर्स को लगता है कि वहां सेंसर हो गया है, साहब पूरा हो गया, जबकि वो रोज रिपोर्टर लाइव कर रहे हैं, अलग अलग ग्राउंड पर जाके कर रहे हैं। तो क्या अमेरिका हारने वाली जो ये कहानी रोज सुना रहे हैं, उस कहानी में क्या दम है? और
और इजराइल पर भी ये लोग, तो इनको लगता है कि ईरान हरा सकता है किसी एक स्थिति में भी, और हार का मतलब क्या होगा उसका? देखो, जब तक अमेरिका की आर्मी के बूट ईरान में नहीं होंगे तब तक अमेरिका नहीं हारेगा। इराक हो या अफगानिस्तान हो, अमेरिका ने गलती की थी, अपनी सेना जमीन पर भेजी थी। इस वॉर में, इस जंग में अमेरिका अगर अपना दिमाग अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा है तो वो सब मशीनरी सब इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अपने सैनिक ईरान में या गल्फ में नहीं भेज रहा है, उल्टा निकालने की सोच रहा है। ये अच्छी बात है, ये जीतने का पहला साइन है अमेरिका के जीतने का। देखो, अमेरिका को ईरान पर कब्जा नहीं करना है, हाँ, वो हमारे इशारे पर चले, इतनी ही अपेक्षा है। और अगर इजराइल और ईरान इनकी दोस्ती हो जाती है तो अल्टीमेटली अमेरिका के इशारे पर ही ईरान चलेगा। आखिर में एक बात समझ लो कि कोई भी सोसाइटी बनती है ना, वो सोसाइटी हमेशा जंग के माहौल में जिंदा नहीं रह सकती, उसको स्टेबिलिटी चाहिए। पिछले 75-80 साल से इजराइल में जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन्होंने वहां की जो पॉपुलेशन है उसको स्टेबिलिटी दी है, स्टेबिलिटी दी है। तो इसलिए जब तक अमेरिका अपनी सेना ईरान में नहीं उतारेगा तब तक वो हारने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारी दुश्मनी वहां की जनता से नहीं है, खामेनी से थी, उसके जो रिवोल्यूशनरी आर्मी है उससे हमारी दुश्मनी है। यही बात लेकर चलेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वहां के लोग, वहां की जो लीडरशिप है उसके खिलाफ होकर जो हमको पीस ला कर देगा उसके साथ जाने वाले हैं। मैं तो यहां तक मानता हूं कि शायद इस्लाम आने के पहले वो जोरास्ट्रियन रिलीजन था, वो भी वहां रिवाइव हो सकता है, हो सकता है। और जोरास्ट्रियन और इजराइल की कोई दुश्मनी नहीं थी, ये भी समझ लो। बहुत सारी चीजें होती है, जब टर्निंग होता है ना तो बहुत सारी चीजें होती है। दूसरी बात है, बहुत सालों से सऊदी हो, बहरीन हो या दुबई हो, ये छोटे मोटे ओमान वगैरह देश है, उन्होंने स्टेबिलिटी देखी है। और जो स्टेबिलिटी के प्यार में फंस जाते हैं ना, वो जंग भूल जाते हैं, उनको जंग पसंद नहीं आता। तो इसलिए यहाँ के जो ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं वो छोड़ो, वो तो 12 साल 25 साल से मोदी को भी हरा रहे, लेकिन मोदी तो हारते नहीं। तो जो ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं, उनके जमीन में वो मोदी ने कोई शेर बताया था पार्लियामेंट में, आपको याद होगा जी, कि अजीब है, आपके पैरों तले जमीन नहीं और आपको उस पर भी यकीन नहीं। ऐसे लोग जब ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं तो उनका ग्राउंड भी नहीं होता, ऐसे मैं मानता हूं। तो वैसे ही ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड का है उनको पता नहीं। वो बोलेंगे जीरो, क्या बोलते हैं उसको, ग्राउंड जीरो, यानी ग्राउंड जीरो पर है जहां ग्राउंड जीरो है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पॉलिटिक्स, अब एक बात उसमें मैं जोड़ देता हूं। 2021 की अगस्त में अमेरिकन सेना आखिरी सैनिक कंदाहार, काबुल छोड़कर निकल गया था, लेकिन उन्होंने अपनी सारी जो सेना थी, अब इक्विपमेंट्स थी, जो कुछ था, बंदूकें थी, जो दारू वगैरह थी, बम वगैरह थे, वो अफगानिस्तान में छोड़ गए थे। बिलियंस एंड बिलियंस रुपीस का माल वहां छोड़ गए थे। उस वक्त मैंने सितंबर 2021 में मराठी में और हिंदी में 28 सितंबर वीडियो किया हुआ है। उसमें मैंने बोला था कि ये जो है ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगा, और पाकिस्तानी तो उस वक्त ग्राउंड जीरो पर खुश थे कि इतना सारा माल अमेरिका छोड़ गई है, हम उस पर कब्जा कर लेंगे। आज वही माल इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है। तो मैं कोई भविष्यवेत्ता नहीं हूं, लेकिन जो आंखों को दिखता है वो देख सकता हूं, समझ सकता हूं, समझने की कोशिश करता हूं। तो आज मैं देख रहा हूं ये जंग ज्यादा नहीं चलेगी, मुझे नहीं लगता 20-25 मार्च के आगे नहीं जाएगी। हाँ, लेकिन एक है कि जो पश्चिम एशिया का नक्शा है
उसमें बहुत सारे देशों की बॉर्डर सीमा बदली जाएगी, बहुत सारे देशों में चर्निंग होगा। और आज तक हम जिसको इस्लामिक कंट्रीज बोलते हैं, ये आहिस्ते आहिस्ते उस पर से इस्लामिक पकड़ ढीली होती जाएगी। ये सबसे बड़ी उसकी प्लानिंग भी होगी, शायद मुझे मालूम नहीं है अभी, लेकिन मैं मानता हूं हमारा जो धुरंधर है वो इस पर 10-12 साल से काम कर रहा है। जी और एक बात और समझ लो, जी और एक बात समझ लो, उस फिल्म में एक डायलॉग है, उस फिल्म में एक डायलॉग है, घायल हूं इसलिए घातक हूं। समझे? जी तो पाकिस्तान रो रहा है, तालिबान उसको सता रहे हैं, इसी वक्त तालिबान अजरबैजान की भी क्या बोलते बोलते हाजिरी ले रहे हैं, यहाँ ईरान भड़का हुआ है। तो ये सब चर्निंग चल रहा है, ऐसे मैं मानता हूं। उसको सेटल होने में 2-4 साल लगेंगे। जंग कुछ 1 महीने तक चलेगी, ज्यादा से ज्यादा 30 मार्च के पहले ये सब मामला खत्म होगा, बम फटना वगैरह बंद हो जाएगा, क्योंकि ईरान के पास सरवाइव करने के लिए इतने हथियार नहीं है। जितनी ताकत उन्होंने इस्तेमाल कर दिए, मैं मानता हूं ईरान का स्टॉक जो था वो आधे से ज्यादा खाली हो चुका है। उसके बाद लड़ेंगे कैसे भाई? लड़ेंगे कैसे? तो ये दिखाई देता है, एक अलग बात होती है, लेकिन इसके धागे और डॉट्स कनेक्ट करना एक अलग बात होती है। तो मैं मानता हूं कि जो चल रहा है उससे बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, और सिर्फ पश्चिम एशिया में नहीं, उससे दुनिया की राजनीति पर बहुत बड़ा फर्क होने वाला है, बदलाव आने वाला है। यूनो ऑलरेडी आउटडेटेड हो गया, यूनो की एक्सपायरी हो गई, इस पर ठप्पा लगेगा इस वॉर से। आप क्या कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। तो क्या मीटिंग्स कॉन्क्लेव लेने के लिए यूनो बना है? यूनो किस लिए बना है? आज अमेरिका रिक्वेस्ट कर रहा है भारत को, भाई तुम रशिया से तेल ले लो, शुद्ध करो और यूरोप को बेचो। अमेरिका जैसा बड़ा महाशक्ति भारत की रिक्वेस्ट मांग रहा है, भारत की मदद मांग रहा है। कौन है जो भारत की मदद नहीं मांग रहा है? पाकिस्तान छोड़कर दुनिया का हर देश भारत से मदद मांग रहा है। और इतना बड़ा जंग हमारे बगल में शुरू है और हम शांत हैं, हमको चिंता नहीं है। हाँ, चिंता है, लेकिन दिखाई नहीं जा रही है, नजर रखे हुए है। क्या हमारा प्लान सक्सेसफुली आगे जा रहा है? तो ये बहुत सारी चीजें, अंग्रेजी एक उपन्यास होता है ना, उसमें पहले 100-150 पेज ऐसे जाते कि अलग अलग टुकड़े हमारे सामने पेश किए जाते, हमें पता नहीं चलता था पहले 25 पेज में जा था वो कहाँ गया, ये कोई नई स्टोरी आ गई, और बाद में वो कनेक्ट करना शुरू कर देते। तो ये ऐसी कहानी है, फैली हुई कहानी है, एक आखिरी फैली सवाल हुई कहानी है, वो जी समेटने में थोड़ा टाइम लगता है। भाऊ, आखिरी सवाल यह है कि हिंदुस्तान पर इसका क्या प्रभाव पड़ देगा? क्योंकि लोग तो कह रहे, बहुत सारे लोगों ने कह दिया कि साहब इंडिया तो बिल्कुल इजराइल अमेरिका के हक में झुक गया, अमेरिका आदेश कर रहा है और इंडिया ने तो जो है घुटने टेक दिए हैं। लोग इतने दुखी हो गए, उनको लगता है जैसे हिंदुस्तान ने नैतिकता की कहानी त्याग दी हो और पता नहीं क्या क्या। और मैं कई बार सोचता हूं कि एप्स्टीन जैसा आइडिया लोगों के जहन में आ सकता है कि साहब उसको रुकवाने के लिए। तो इंडिया को इस वॉर से नुकसान हो रहा है या नुकसान होगा? देखिए, महंगाई बढ़े या नहीं बढ़े, तेल होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजें सामने आती रहेंगी, लेकिन ओवरऑल आपको इंडिया को लेकर क्या लगता है? आपके घर में 1 महीने का राशन पड़ा है और आप भूख भूख चिल्लाओगे? हमारे पास आज भी 25 दिन तक चलने वाला ऑयल तेल है। तो ये ऑयल 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 क्यों चिल्ला रहे? तो ये छोड़ो, ये लोग तो हमेशा देश डूबेगा ये बोलते आए, 25 साल से देश डूब रहा है, पिछले 13 साल से देश डूब रहा है, लेकिन डूब नहीं रहा है। इनकी नैया वहां फंसी है जहां पानी कम है, इनका जहाज डूब रहा है ऐसा यही मानते हैं, लेकिन जहाज नहीं डूब रहा है। कैसे डूबे? पानी कम है।
डूबने के लिए गहरा पानी जरूरी है। इतनी ही अकल जिनके पास नहीं है, वो पिछले 25 साल से गुजरात डुबा रहे थे, अब पिछले 11 साल से देश डुबा रहे, लेकिन देश तो नहीं डूब रहा है। अब पाकिस्तान के जो एनालिस्ट है वो रो रहे हैं कि साला भारत तो यहाँ का तेल बंद हो गया, रशिया से लाएगा और उसका शुद्धिकरण करके रिफाइन करके दुनिया को बेचेगा तो करोड़ों कमाएगा, इसलिए पाकिस्तान रो रहा है। और हमारे एनालिस्ट रो रहे हैं कि नैतिकता नैतिकता, अरे नैतिकता से पेट भरता तो राशन फ्री क्यों देना पड़ता भाई, नैतिकता से जीते। उपवास करते हो तो उसके बाद उपवास छोड़ते क्यों हो भैया, नैतिकता करते बैठो, 2 साल उपवास करते रहो और मर जाओ, छुटकारा मिलेगा आपको। नैतिकता के बात कौन कर रहा है, जिनको नैतिकता पता तक नहीं है वो नैतिकता की बात कर रहे हैं। कौन नैतिकता की बात कर रहा है? अरे खामेनी को मारा गया, एक राष्ट्र प्रमुख, कौन राष्ट्र प्रमुख? वो राष्ट्र प्रमुख था नहीं, उनका राष्ट्र प्रमुख जिंदा है और खाड़ी देशों से माफी मांग रहा है। तो इनको जियोपॉलिटिक्स नहीं समझता, कुछ भी नहीं समझता, बातें करते रहते तो करते रहने दो, उससे कुछ निकलने वाला नहीं। लेकिन एक बात मैं साफ बोल दूं कि जो कुछ हो रहा है, पहली बार भारत डिस्टर्ब वाटर में फिशिंग कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है, समझो। ये जो कुछ हो रहा है हमारे बगल में हो रहा है, लेकिन हम निश्चिंत दिखाई देते तो निश्चिंता है नहीं, हम भी उसमें फिशिंग कर रहे हैं। हमारे लिए अमेरिका खुद बोल रहा है कि भाई चलो वो तो टैरिफ वगैरह छोड़ दो, तुम रशिया से तेल ले लो और यूरोप की जो जरूरतें है पूरी करो। तो हम लाएंगे तो बेचेंगे भी ना, हमारे पास भी पैसा आएगा, और जब हम लाएंगे और रिफाइन करेंगे तो हमारे लिए भी स्टॉक करके रखेंगे। लेकिन ये समझने की अकल होनी चाहिए, जिनके पास ये अकल नहीं है वो रोज रोते रहेंगे और क्या करेंगे। मराठी में हमारे एक बढ़िया कहावत है, घोड्याला पाण्याजवळ नेता येतं, पाणी पाजता येत नाही। यानी घोड़े को आप पानी की तरफ लेकर जा सकते हो, लेकिन पिला नहीं सकते, उसको पीना पड़ता है। तो ये जो घोड़े बने गधे हैं उनको भी हम पानी तक ले जा सकते हैं, पानी पिला नहीं सकते। तो उनको क्या जो उनकी जो डर है रोते बैठने, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पता चलेगा कि समय हमने ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोका था, वो भी इस पैतरेबाजी का एक हिस्सा था। शुरुआत गाजा से हुई है और गाजा की कीमत चुकाते चुकाते पूरा इस्लामिक वर्ल्ड, इस्लामिक कंट्रीज और पश्चिम एशिया डूब रहा है। शुरुआत किसने की थी? गाजा ने की थी। ये गाजा सेव करने के लिए निकले और पश्चिम एशिया डुबोकर बैठ गए। ये बस यहां आकर हम सब्जेक्ट खत्म कर सकते हैं। जी, गाजा बचाते बचाते पूरा पश्चिम एशिया डूब रहा है। जी, आज बहुत ही सही जगह पर ये चर्चा खत्म हुई, ताकि इस चर्चा को आगे भी कहीं सिरे से उठाएंगे तो यहीं से शुरू करेंगे। लेकिन भाऊ आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों से अनुरोध है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जो हाइप कर सकते हैं वो हाइप भी करें। तो धन्यवाद भाऊ, आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी दिन शुभ हो। तमाम लोगों को भी नमस्कार।